नमस्कार। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे हाल के समय में अधिक बढ़ गए हैं एवं स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। विश्व के आंकड़ों की यदि बात की जाए तो भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हृदय रोग से होती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसको देखते हुए टीवी के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय रोग के लक्षण, उसके उपचार के बारे में चर्चा के माध्यम से हम सभी को जागरूक करेंगे। इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश और उत्तर प्रदेश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत जयपुरिया, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर लोकेश गुप्ता और डॉक्टर शिवेंद्र राय गोरखपुर स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं, जो कि हृदय रोग, उसके लक्षण और उसके उपचार के बारे में हमें अधिक जानकारी देंगे और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में, उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल है डॉक्टर नवनीत जयपुरिया आपसे। डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी हृदय रोग के लक्षण क्या हैं, हृदय रोग के कितने प्रकार हैं, साथ ही हमें यह भी बताएं क्या महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं और महिलाओं में अक्सर हृदय रोग को क्यों अनदेखा कर दिया जाता है? ईशान जी, देखिए, हृदय रोग तो कई प्रकार के होते हैं। ये अगर हार्ट को देखा जाए तो हार्ट की ऊपरी सतह से लेते हुए खून की नलियों की खराबी होती है, हार्ट की मांसपेशियों की खराबी होती है, हार्ट के वाल्व्स की खराबी होती है, प्लस कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड हार्ट की बीमारियां होती हैं, शुगर रिलेटेड हार्ट की बीमारियां होती हैं। तो बीमारियां कई तरह की होती हैं, लक्षण काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं इनमें। जिसमें जो सबसे कॉमन डिजीज़ आजकल हम लोग देख रहे हैं वो हार्ट की खून की नलियों की बीमारी के देखते हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इन्हीं बीमारियों में एंजाइना या हार्ट अटैक या दिल का दौरा आप लोग सुनते होंगे। ये वाली बीमारी उस वजह से होती है। सिम्टम या तकलीफ क्या होती है? सीने में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है, धड़कन हो सकता है, बहुत थकान हो सकती है, सूजन हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हृदय रोग के कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं, जो अलग अलग हार्ट की बीमारियों में अलग अलग परसेंटेज में दिखाई देती है। क्योंकि खून की नलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और शायद सबसे ज़्यादा इस समय मिल रही हैं, और खून की नलियों की बीमारी पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में शायद सबसे ज़्यादा फैल रही है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। इसमें एक तकलीफ होती है जिसमें सीने में दर्द होता है, और ये मेनली इसी लक्षण में पुरुषों में और स्त्रियों में फ़र्क दिखाई दे जाता है। जो क्लासिकल हम लोग समझते हैं या सुनते हैं कि सीने में दर्द हुआ या पसीना हुआ, ये सारी तकलीफें पुरुषों में ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेडीज़ में इतनी टिपिकल प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हैं। थोड़ा भारीपन होगा, थोड़ा पीठ में दर्द होगा, थोड़ा बेचैनी होगी, तो बहुत क्लासिकल सिम्टम जिसको नहीं कहेंगे जो भी लेडीज़ में होगी। तो औरतों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखना पड़ेगा, तभी हम लोग उनकी बीमारी पकड़ पाएंगे। अन्यथा जैसे रूटीन में होता है कि औरतों में अक्सर उनकी तकलीफ़ों को इनफैक्ट नकार दिया जाता है कि अरे वो कंप्लेन ज़्यादा करती हैं, उनको मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, धड़कन हो रही है, सांस फूल रही है, काम नहीं करना चाहती है, ज़्यादा काम पड़ रहा है। इस वजह से उनकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और हार्ट की बीमारियाँ किसी को भी हो सकती है। यंग एज में लेडीज़ को कम होती है, कुछ ऐसी तत्व शरीर में होते हैं जिनकी वजह से लेडीज़ इन बीमारियों से बचती है, जो हार्ट की खून की नलियों की बीमारी। बाकी सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो दोनों पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में समान रूप से हो सकती है। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर सुधीर कुमार आपसे। डॉक्टर, हमें बताएं कि इनिशियल स्टेज में हार्ट डिजीज को डायग्नोस करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण क्या हैं? साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या जीवन शैली में डाइटरी हैबिट्स या यूं कहें कि ज्यादा ऑयली फूड का इंटेक करने से क्या हार्ट डिजीज के रिस्क बढ़ जाते हैं? जी हाँ, निशा जी, बिल्कुल सही बात है। हार्ट डिजीज़ में जैसा डॉक्टर जयपुरिया ने बताया
जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं सीने में दर्द का, तो सबसे पहला आप जो परीक्षण अपना स्वयं का क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद जो सबसे पहले जांच होती है वो ईसीजी की। यहाँ पे एक चीज को हम बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना चाहेंगे, आम जनता के दिमाग में डालना चाहेंगे, ए नॉर्मल ईसीजी डज नॉट रूल आउट कार्डियक प्रॉब्लम। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ईसीजी नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पेशेंट में जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, आपको लक्षण मिल रहे हैं, ऐसे पेशेंट में आपको ईसीजी हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे रिपीट करना चाहिए। ईसीजी के बाद जो दूसरी जांच आती है वो है ब्लड की जांच, उससे हम हार्ट अटैक का पता कर सकते हैं। तीसरी जांच जो है इकोकार्डियोग्राफी की है, और पेशेंट को बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है तो बीच की कुछ अन्य जांचों को छोड़ के हम लोग सीधे कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना चाहिए। तो लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइफ का कोई डिटेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर हमें बताएं कि क्या जीवन शैली में डाइटरी हैबिट्स या यूं कहें कि ज्यादा ऑयली फूड के इंटेक से क्या कार्डियक अरेस्ट या हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है? जी हाँ, अवश्य। जैसे आजकल के यंग जनरेशन में फास्ट फूड का प्रचलन बहुत है। फास्ट फूड में ट्रांस फैटी एसिड होता है, जो कि हार्ट हार्ट के लिए, खून के नलियों के लिए बहुत विस्फोटक होता है। तो ट्रांस फैटी एसिड का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। जो ऑयल रिकमेंडेड है, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल हमारे देश में जो खाने का बनाने का तरीका है, जिसमें डीप फ्राई करते हैं, जिसमें टेम्परेचर 180 प्लस सेल्सियस जाता है, ऑलिव ऑयल वहां पे विखंडित हो जाता है। हमारे देश में जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, ये हाई टेम्परेचर पे अपने आप को मेंटेन रखता है। इसमें पूफा मूफा सारी चीजें होती हैं, और रिकमेंडेशन जो ये है कि ऑयल में आप अगर 75% मस्टर्ड ऑयल रखिए, 25% रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल आप बदलते रहिए, और रिफाइंड ऑयल में भी राइस ब्रांड ऑयल इज वेरी गुड। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर लोकेश गुप्ता आपसे। डॉक्टर हमें बताएं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है, दोनों के लक्षण क्या हैं? साथ ही हमें ये भी बताएं कि अगर तुरंत किसी को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हुआ हो तो हमें तुरंत क्या उपचार देना चाहिए जिससे हम उसके जान को बचा सकें। निशा जी, ये जो आपने पूछा है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, दोनों ही हृदय संबंधी बीमारियां हैं। कार्डियक अरेस्ट देखिए, जो रिदम है, जो बीट्स है, उसको स्टॉप हो जाने पे धड़कन अगर रुक जाए तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। वो किसी भी कारण से, चाहे धड़कन ATBF हुआ और बेशक वो भी अंदर ब्रैडिकार्डिया सिस्टोल। जबकि जो हार्ट अटैक है वो दिल की जो आर्टरीज वो बंद हो जाए, जिससे कि दिल की खून की सप्लाई बंद होने पे जो मसल से वो काम करने लगता है, जैसे कि वो आमतौर पे हार्ट अटैक कहते हैं। वो अगर इसी को भी कार्डियक अरेस्ट है, अगर आपने कोई भी पेशेंट कोई भी आपके आसपास में देखा है कि अचानक से बेहोश हो गया, तो सबसे जो बेसिक आप कर सकते हैं उसको CPR दे सकते हो। CPR की ट्रेनिंग अपने देश में बहुत कम है, जबकि ये पब्लिक लेवल पे होनी चाहिए। हर जगह पे पब्लिक आजकल गवर्नमेंट इंस्टॉल भी कर रही है, जिससे ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो बहुत ही मददगार है। अगर आपको CPR आता है तो आप CPR देके पेशेंट की जान बचा सकते हैं। हाँ, दूसरा पेशेंट को हार्ट अटैक आया जिसमें पेशेंट को सीने में दर्द हो रहा है, आप उसे इमीडिएट जितनी जल्दी हो सकें उतना उसको मेडिकल फैसिलिटीज तक पहुँचाए। आप इमरजेंसी के रूप में जैसे बहुत से लोगों की कॉमन थिंकिंग एक जो बहुत लोग कहते हैं कि जीप के नीचे देते हैं सिंगल, उससे ज़्यादा अच्छा है अगर आप उसको इमीडिएट एस्पिरिन की एक डिस्पिन इंजेक्टर दे देते, वो काफ़ी मददगार होती है हार्ट अटैक में उसके फर्दर डैमेज होने को। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसे हार्ट फैसिलिटीज तक लेकर आए, जल्द से उसका इलाज। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर शिवेंद्र राय आपसे। डॉक्टर हमें बताएं कि क्या कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हमें हार्ट डिजीज से बचाने के लिए लेनी चाहिए, भले ही हमें अभी हार्ट डिजीज ना हुआ हो, पर हम उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या दवाएं ले सकते हैं? तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि कोई ऐसी दवाई हो जो हार्ट डिजीज होने से प्रिवेंट करे। तो पहले शुरू में बात की जाती थी कि एस्पिरिन कुछ पेशेंट्स में जिनमें हाई रिस्क है, जिनमें बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा है, उसमें कुछ US की गाइडलाइंस थी, वो बोलती थी कि एस्पिरिन देना चाहिए। बट फिलहाल अभी वैसा पाया गया कि उससे उस दवाई से ब्लीडिंग का ज़्यादा रिस्क है, हार्ट डिजीज प्रिवेंट होने से ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक स्टार्टिंग आता है लिपिड कंट्रोल ड्रग। लिपिड कंट्रोलिंग ड्रग जैसे डायबिटिक पेशेंट है जिसमें डिसलिपिडीमिया है, तो डायबिटिक पेशेंट में लिपिड कंट्रोलिंग ड्रग देना, और स्पेशली जो 40 से 75-70 के
बीच वाले लोग हैं उनमें डिस्लिपिडीमिया एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 to 189 के आसपास है, तो ये रिकमेंडेशन है क्लास 1 की आपको लिपिड और देना चाहिए। बाकी हाइपरटेंशन कंट्रोल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्टिंग के अलावा और कोई ड्रग मुझे नहीं लगता बस होने के पहले प्रिवेंशन के लिए देनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर नवनीत जयपुरिया आपसे। डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी कि क्या हार्ट डिजीज का सही समय पर इलाज ना होने से क्या कोई पोटेंशियल कॉम्प्लेक्शन हो सकता है? क्या मेडिकल इंटरवेंशन और लाइफस्टाइल से हार्ट डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है? ये टाइप से देखिए, अगर दवा नहीं हो, टाइप से अगर इलाज नहीं हो, तो ये सब बीमारी चूँकि प्रोग्रेसिव बीमारियाँ होती हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो इन लोगों को अगर रोका ना जाए तो आपकी पूरी लाइफ इफेक्ट हो जाती है। सिर्फ एक डेथ खाली एक प्रॉब्लम नहीं है, एक खराब और बीमार जिंदगी भी एक प्रॉब्लम है और पूरी की पूरी फैमिली पर इसका बोझ पड़ता है। तो टाइम से इलाज करना ज़रूर इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो हर समय आपकी सांस फूलती रहेगी, हर समय आप कमज़ोर फील करते रहेंगे, आप कुछ काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं। और जहाँ तक रिवर्सिबिलिटी की बात है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवर्स तो एग्जैक्टली नहीं होती हैं, चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप इनको अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, काफ़ी कुछ रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कमज़ोर हार्ट में कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिनमें हार्ट में थोड़ी ताकत आप बढ़ा सकते हैं। जो ब्लॉक्स हैं उसमें देखा गया है पहले कुछ साल लगे हैं, लेकिन उनमें भी रिवर्सिबिलिटी होती है। जो प्लाक्स होते हैं जो कि फट सकते हैं, हार्ट अटैक करा सकते हैं, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, उनमें हार्ट अटैक कराने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो अगर रेगुलर इलाज कराया जाए तो ज़रूर इन बीमारियों में काबू पाया जा सकता है। एकदम हम ये नहीं कहेंगे कि चीज़ों को नॉर्मल किया जा सकता है, लेकिन आप एक नॉर्मल, काफ़ी नियर नॉर्मल लाइफ आप इसके बाद भी लीड कर सकते हैं। तो किसी को हार्ट अटैक हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। वो अगर अच्छे से जिए तो उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ स्पैन हो सकता है उसको। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर सुधीर कुमार आपसे। डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी कि कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज क्या है और क्या यह हृदय रोगियों के लिए ज्यादा रिस्की है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि डायबिटीज से इसका क्या संबंध है? निशा जी, आपका जो सवाल है, मसलन आपके परिवार में 4 लोग हैं कि अगर किसी एक की तबीयत खराब होती है तो परिवार के अन्य सदस्य परेशान होते हैं। हमारे शरीर में लीवर, किडनी, हार्ट, खून की नलियां, ये जो होती हैं, इसमें किसी में भी एक प्रॉब्लम आती है तो दूसरा भी उसको सफर करता है। तो अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो उसका असर हार्ट पे पड़ता है। आप देखे होंगे हमारे देश में लोगों का पेट निकला हुआ होता है, वो विसरल फैट होता है। उसके वजह से और डायबिटीज की वजह से खून के नलियों में गंदगी जमा होती है, जिसका असर गुर्दे पे आता है, जिसका असर हार्ट पे आता है और ये सब एक दूसरे की बीमारी को बढ़ा, किडनी की प्रॉब्लम है वो हार्ट की बीमारी को बढ़ाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम है वो किडनी की बीमारी को बढ़ाएगा। तो अगर हृदय रोग की परेशानी होती है तो इसका इलाज करेंगे। हृदय रोग के सिम्टम्स, आपके लक्षण अगर सुधार होता है, उसका असर किडनी में भी पड़ता है, किडनी में भी सुधार होगा। किडनी का इलाज करेंगे, उससे हृदय रोग में भी सुधार होगा। इन सब चीजों को देखते हुए और ये मानते हुए कि ये सारे ऑर्गन्स जो है एक परिवार का हिस्सा है और सारे ऑर्गन्स को बीमारी से बचाने के लिए हमारे चिकित्सकगण बोलेंगे भी कि आपके लाइफस्टाइल में परिवर्तन होना चाहिए, आपकी किडनी और हार्ट और खून की नलियां बची रहे। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर लोकेश गुप्ता आपसे। डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी कि मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी क्या है और यह कैथेटराइजेशन प्रोसेस और स्टेंट प्लेसमेंट से कैसे डिफरेंट है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मरीज को सर्जरी की जरूरत है? देखिए, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज जैसे कि मेरी जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज जिसे हम कहते हैं, पहले कन्वेंशनल सर्जरी जिसमें कि हम लोग सीने को 20 से चीरा करके बाईपास सर्जरी है या फिर वॉल रिप्लेसमेंट है या फिर डिवाइस जो वोल्स होते थे उनको बंद रखते थे। तो आज के समय में जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे ही हमारी सर्जरी टेक्निक्स चेंज होती जाती है। हम पेशेंट को ज़्यादा बेटर आउटकम और उसको ज़्यादा बेटर ट्रीट करते हैं। तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी आजकल जस्ट साइड वॉल से सर्जन उस पर इंसिजन लेके छोटी सर्जरी से उसका बाईपास सर्जरी भी करते हैं, उससे उसको वॉल रिप्लेसमेंट भी हो रहे हैं और बहुत सी और सर्जरीज भी की जा रही है।
इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि पेशेंट को पहले जो कन्वर्सन सर्जरी में 7-8 दिन रिकवर करने में हॉस्पिटल डिस्चार्ज होता है, दिन और दिन सर्जरी से यूजली पेशेंट 3-4 डेज में डिस्चार्ज हो जाते हैं और विद इन 15 डेज दे रिटर्न टू देयर नॉर्मल लाइफ, काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि कैथराइजेशन, कार्डियक कैथराइजेशन, स्टेंट, जैसे कि आम बोलचाल में एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालना बोलते हैं। जो कार्डियक कैथराइजेशन है वो देखते आर्टरीज की जांच कुछ और तरीके की जांचें होती हैं जिसको हाथ के रास्ते या फिर पैर के रास्ते हम लोग कैथेटर डाल के आर्टरीज की जांच करते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, उसमें आगे क्या करना है। स्टेंट प्लेसमेंट जो है कि अगर वहाँ पे कोई क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो साइंस को उस पर या तो 70% डूब पर है या कुछ एरियाज पे 50% ऊपर ब्लॉकेज है, तो उसको हम स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं। स्टेंट प्लेसमेंट करना है या सर्जरी करना है, ये पेशेंट के एनाटॉमिकल जो डिजीज है, कितना ब्लॉकेज है, किस जगह पे है, ये सर्जरी और एंजियोप्लास्टी एक दूसरे के पूरक है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि ज़्यादा ब्लॉकेज तो फिर सर्जरी होती है या फिर कम ब्लॉकेज है तो फिर एंजियोप्लास्टी होती है। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए साइंस के क्राइटेरिया अलग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सही डिसीजन से ही पेशेंट सही रूप से रिकवर होता है। तो दोनों में भी अलग अलग है, पर दोनों का काम एक ही है कि हार्ट के फंक्शन और हार्ट की ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करना। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर शिवेंद्र राय आपसे। डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न और इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स का हार्ट डिजीज से क्या संबंध है? ये सबसे ज्यादा इनफैक्ट नेग्लेक्टेड सवाल है। जो डिप्रेशन, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक्चुअली क्रोनिक स्ट्रेस जो आजकल काफी कॉमन हो गया है, स्पेशली एडल्ट यंग वर्किंग पॉपुलेशन में। इसकी वजह से पेशेंट का जो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में इंक्रीज होता है, दैट उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर अनकंट्रोल होता है, लिपिड्स अनकंट्रोल्ड होते हैं और उसकी वजह से हार्ट डिजीज प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। सो ये इसको कंट्रोल करने से काफी देखा गया है। जैसे एक योगा के ऊपर एक ट्रायल हुआ था रिसेंटली, वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखा गया था कि पेशेंट को काफी, जिन पेशेंट को बीमारी थी उनमें भी काफी सुधार आया था। जैसे हार्ट फेलियर पेशेंट, जैसे हार्ट जो ब्लॉकेज वाले पेशेंट थे उनके चेस्ट पेन में काफी सुधार आया था। और इससे जैसे एएफ एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको बोलते हैं, धड़कन तेज होते हैं, उसमें काफी, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो अपने बॉडी को स्लो डाउन करता है, तो उसमें धड़कन तेज होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी ये एक डिजीज का कारण है। और ऊपर से ऐसे पेशेंट्स में दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये पेशेंट्स कंप्लायंस बड़ा पुअर होता है, ये दवाइयाँ रेगुलर ले नहीं पाते और इसकी वजह से और डिजीज प्रोग्रेशन होती है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। चलते चलते मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप हृदय स्वस्थ रखने के लिए कुछ मैसेज दें। डॉक्टर नवनीत जयपुरिया, आपका क्या मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए? कि मैं तो देखिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगा, बीमारी अगर होने के पहले ही उसको उसके रोकथाम के बारे में विचार किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब ये हम लोग इस टाइम में है कि लोग बीमार होके ही डॉक्टर के पास आते हैं, बिना बीमारी के डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। तो मैं तो हमेशा चाहूंगा कि उनको एजुकेट करना, उनका फैमिली वालों को जानना कि एक अच्छे लाइफस्टाइल अगर वो बचपन से शुरू करें तो उनको इन बीमारियों से निजात मिल सकती है। ये चीजें स्कूलों में भी होनी चाहिए। स्कूलों में फिजिकल एक्टिविटी, पहले हम लोगों के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी गेम पीरियड हुआ करता था, वो सब अब नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि स्कूल्स, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें फिजिकल एक्टिविटी जरूर से इंट्रोड्यूस किया जाए। उसमें गुड हेल्दी हैबिट्स, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीजों का सेवन करना है, नहीं करना है, तंबाकू, सिगरेट जो बहुत ही कॉमन है, उन सब से दूरी बना के रखना चाहिए एक स्वस्थ जीवन के लिए। मैं चाहूंगा हम लोग का सिस्टम ऐसा वर्क करे कि सब लोग प्रॉपर्ली एजुकेटेड रहें अपने हेल्थ के बारे में। डॉक्टर सुधीर कुमार, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हृदय को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर जयपुरिया ने बताया रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, ईटिंग हैबिट्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, फल का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। आपका जो पीते का माध्यम है मैंने पहले ही बताया, उस हिसाब से आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपकी उम्र कुछ भी हो, 40 हो, 50 हो, अगर आप घर में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपको देख के आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे, आपका परिवार फॉलो करेगा, आने वाला जनरेशन फॉलो करेगा। इन सब कारणों की वजह से अगर ऐसा आप अपनी ज़िंदगी में सिद्धांत बनाते हैं
तो हृदय रोगों से बचे रहें। डॉक्टर लोकेश गुप्ता हमारे दर्शकों को हृदय स्वस्थ रखने के लिए कुछ संदेश दें। जैसा कि डॉक्टर जयप्रिया और डॉक्टर सुधीर ने पहले ही कहा कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है, फिजिकल एक्सरसाइजेज, डाइट पे ध्यान दें, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हमारे पास और बहुत से अभी जो न्यू इमर्जिंग फैक्टर्स हैं जिससे कि हार्ट अटैक्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है। तो एयर पोल्यूशन के लिए स्ट्रिक्ट से हमें देखना होगा कि ऑटोमोबाइल्स का यूज कम करें, ज्यादा साइकिलिंग या पैदल वॉक करें तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट्स को भी कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने होंगे जिससे कि कैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज सभी को एक बराबर मिल सके। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को रोकने के लिए कुछ क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि सोसाइटी, हॉस्पिटल्स और पब्लिक अवेयरनेस में जाना चाहिए, जिससे कि हम इस प्री मैच्योर डेथ्स को रोक सकें। क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में आपने पहले ही कहा कि 10 इयर्स पहले ही डेथ हो जा रही है हार्ट अटैक से, जिसको कि हम प्री मैच्योर जो मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी है उसको कम कर सकेंगे। डॉक्टर शिवेंद्र राय, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में कुछ मैसेज दें। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कम्युनिटी इंटरवेंशन, ये सब जरूरी है। बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि स्पेशली जो पेरिफेरी रिमोट एरिया है वहां पे एक्चुअली हम हमारा पब्लिक अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है उनके खुद की लैंग्वेज में, कि उनको पता होना चाहिए कि जो पेरिफेरी के लोग हैं कि ये कार्डियक डिजीज है, इसके लिए कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर पेशेंट को वहां से एक बार ट्रीटमेंट मिस होता है और लेट डायग्नोस और लेट ट्रीट होता है तो अल्टीमेटली मोर्टेलिटी बढ़ती है, तो उसका फायदा नहीं होता। तो जितना जल्दी इस चीजों को पिक किया जाए, स्पेशली एक चीज जो मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जो अनुवांशिक जो हृदय रोग है, दिल की छेद की बीमारियां होती है। ये बच्चों को कुछ तो बच्चे एक्चुअली उसको आइडली सही तरीका होता है कि फीटल इको करके पहले पता लगा लिया जाए, और कुछ बच्चे जो पैदा हो जाते हैं उनका अगर स्क्रीनिंग अच्छे से हो, बेसिकली बस ऑक्सीजन सैचुरेशन देख के जो फेटल डिजीज है, डेंजरस डिजीज है, उनको पकड़ा जा सकता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, इलाज पॉसिबल है काफी सारे डिजीजेस का। तो इस पे थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है हमारे। हृदय रोग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद। हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और वे इसका पालन भी करेंगे। हृदय रोग के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लॉग इन करें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान से आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से। लॉग इन करना ना भूलें। धन्यवाद।